हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एस्पिरेंट देखेंगे। ये रितु रानी की कॉपी है मेंस आंसर राइटिंग की, और इन्होंने 2019 में 34वीं रैंक हासिल की थी। तो इनकी कॉपी देखते हैं कि इन्होंने किस तरीके से लिखा है, तो इसका एनालिसिस करते हैं। जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है, ब्रिटिश भू नीतियों ने ग्रामीण भारत के परिदृश्य को किस प्रकार प्रभावित किया, चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर देखो, ये रितु रानी जो है ये लिखती हैं, ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए विभिन्न भू प्रणालियां लाई गई, जिनका लक्ष्य अधिकाधिक भू राजस्व की प्राप्ति था। उन नीतियों का ग्रामीण भारत पर विपरीत प्रभाव परिलक्षित हुआ यथा। अब ये पॉइंट वाइज लिखती हैं। जैसे कि पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है, भूमि को क्रय विक्रय योग्य बना दिया गया, जिससे ऋण न चुकाने की स्थिति में भूमि को गिरवी रखा जाने लगा। फलतः भूमि लिखवाने को बढ़ावा मिला। ठीक है, आगे इसमें है, ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के चलते ग्रामीण क्षेत्र में नए सामाजिक तरीके रूप में जमींदारी व लंबरदारी का उदय हुआ, जिसमें किसानों को शोषण का बढ़ावा मिला। तीसरा पॉइंट है, ब्रिटिश भू राजस्व की अधिकाधिक मांग के कारण किसान महाजनों के कर्ज पर निर्भर हो गए और फलतः ग्रामीण जागरूकता को बढ़ा ग्रामीण ऋण जो होगा, मतलब ग्रामीण ऋणग्रस्तता को बढ़ावा मिला। चौथे पॉइंट है, ब्रिटिश नीतियों के दूरवासी जमींदारी और उपसामंतीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। फलतः कृषकों का अधिकाधिक शोषण हुआ। पांचवें पॉइंट में ये रितु रानी जी लिखती हैं, किसानों के कृषि व भूमि के साथ परंपरागत संबंध टूट गए और फलतः कृषि में निवेश की कमी में उत्पादन प्रभावित हुआ। वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा देने के कारण खाद्यान्न फसलों की कमी व अकाल की बारंबारता को बढ़ावा मिला, यथा 1769 से 70 का बंगाल का भीषण अकाल। ये इसके कारण भीषण अकाल आया। सातवां पॉइंट है, ब्रिटिश नीतियों ने कृषक असंतोष को बढ़ावा दिया। फलतः अनेक कृषक आंदोलन हुए, यथा रंगपुर विद्रोह 1783, फिर है फराजी विद्रोह आंदोलन 1838, नील विद्रोह 1859, पावना विद्रोह और मोपला विद्रोह इत्यादि। इस प्रकार, अब कंक्लूड करती हैं, इस प्रकार ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के चलते आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था टूट गई तथा ग्रामीण भारत निर्धनता, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी की कगार पर पहुंच गया, जिसके चलते आजादी के बाद भी आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के लिए निरंतर प्रयास जारी है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा भारत के शोषण को 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया जा सकता है, चर्चा करें। तो रितु रानी उत्तर में लिखती हैं, भारत में ब्रिटिश औपनिवेश साम्राज्य का विस्तार विभिन्न ब्रिटिश नीतियों की छाव में हुआ, जिसके तहत औपनिवेश शासन को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। अब इसमें पहला चरण है वाणिज्यिक पूंजीवादी चरण। ये 1757 से लेकर के 1813 के बीच में रहा है। इसमें ये पॉइंट वाइज लिखती हैं, 18वीं सदी में भारत एक कृषि प्रधान व कपड़ों का प्रमुख निर्यातक राष्ट्र था। रितु रानी जो भी पूछा गया उसको उसी तरीके से लिखती है, कुछ भी बढ़ा चढ़ा करके नहीं, पॉइंट वाइज ज्यादा इन्होंने अपने आंसर राइटिंग में जोर दिया है। प्रमुख निर्यातक राष्ट्र, इसलिए कंपनी का लक्ष्य भारतीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर पूंजी संग्रह पर बल देना था। दूसरे पॉइंट में ये लिखती हैं, इस काल में ये लिखा है, इस काल के चुंगी प्रथा के तहत भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश कर दिया गया। ये समझ में नहीं है क्या लिखा है। इस चरण में ब्रिटिश नीतियों का प्रमुख बल अधिकाधिक भू राजस्व की प्राप्ति पर रहा, जिसके द्वारा स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी की व्यवस्था लाई गई।
फोर्थ पॉइंट में लिखती है भारतीय राज्यों पर नियंत्रण यथा आंग्ल मैसूर युद्ध, कर्नाटक युद्ध आदि। अब दूसरा पॉइंट है औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। ये चरण स्टार्ट होता है 1813 से 1858 तक। ब्रिटिश औद्योगिक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत को कच्चे माल के निर्यात बतौर माल के आयातक के रूप में परिवर्तित करना। अब देखो यहाँ पे ये औद्योगिक चरण है, रेलवे का विलय, 1813 का चार्टर एक्ट, मुकुल व्यापार की नीति, ये पॉइंट वाइज लिख रही। भारतीय माल के निर्यात पर शुल्क लगाया गया। रेलवे का यहाँ पे विकास होता है। भारतीय बाजार को ब्रिटिश वस्तु से भर दिया गया। साम्राज्यवादी प्रसार, हेस्टिंग और बेंटिक की नीतियां, अंग्रेजी शिक्षा के प्रोत्साहन देकर ब्रिटिश समर्थक वर्ग का निर्माण, डलहौजी की राज हड़प नीतियों, व्यपगत का सिद्धांत। आखिरी चरण यानी तीसरा चरण लिखती हैं रितु रानी जी, वित्तीय पूंजीवादी चरण। ये 1860 के बाद अब तक का चरण है। ब्रिटेन में संचित पूंजी का भारत में निवेश तथा उस पर गारंटी शुल्क लगाना। 1857 के विद्रोह के बाद साम्राज्यवादी विस्तार की नीतियों में परिवर्तन, भारत पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण। और चौथे पॉइंट में है भारत से धन की निकासी को बढ़ावा। कंक्लूड करती हैं, इस प्रकार उपयुक्त चरणों में ब्रिटिश नीतियों का लक्ष्य साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति करना था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को बढ़ावा मिला और भारत को 200 वर्षों तक ब्रिटिश दासता का शिकार होना पड़ा। रितु रानी की राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इन्होंने जो कंटेंट लिखा है वो काफी अट्रैक्टिव है और सटीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बक्सर के युद्ध से शुरू और 1857 के विद्रोह के पश्चात समाप्त हुई अंग्रेजी साम्राज्य की विस्तारवादी नीति पर विवरणात्मक टिप्पणी करें। 150 वर्ड में लिखना है इसको। रितु रानी अपने उत्तर में लिखती हैं, एक व्यापारिक कंपनी ने ये लिखा है सतर्कता की राजनीतिक की स्थिति प्राप्त करने की ब्रिटिश की ये नीति एक आलोचनात्मक घटना न होकर क्रमिक विकराल की प्रक्रिया है, जिसका प्रारंभ बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश की निर्णायक सफलता के साथ हुआ। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के निम्न रूपों में देखा जा सकता है। राइटिंग इनकी काफी कम समझ में आ रही है। घेरे की नीति 1765 से 1813 के बीच में होती है। इसमें पॉइंट वाइज लिखती हैं, बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था, कंपनी ने सीमित उत्तरदायित्व राज्यों के प्रति हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। कंपनी का उद्देश्य अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए बफर स्टेट की स्थापना करना, जैसे अवध, ताकि बंगाल को सुरक्षित रखा जा सके। अगले पॉइंट में रितु रानी जी लिखती हैं, कॉर्नवालिस ने हस्तक्षेप की नीति का त्याग कर मैसूर राज्य को विलय को संभव बनाया। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति घेरे की नीति का विस्तार थी। दूसरा है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति 1813 से 1858 के बीच में मुक्त व्यापार की नीति के तहत भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश नियंत्रण को बढ़ावा दिया गया, ताकि ब्रिटिश औद्योगिक घटनाओं को पूरा किया जा सके। ब्रिटिश औद्योगिक कंपनियों को या फिर इसमें है हेस्टिंग्स व बेंटिक ने राज्यों का नियंत्रण स्थापित कर लिया। डलहौजी का साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार का चरण था, जिसने सिद्धांत व हड़प नीति के तहत संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर नियंत्रण कर लिया। ब्रिटिश की उपरोक्त साम्राज्यवादी नीतियों के कारण ही 1857 को विद्रोह हुआ। ये उस समय इतना तीव्र था कि ऐसा प्रतीत लगने लगा था कि ब्रिटिश साम्राज्य का अंतिम समय हो। यही कारण है कि 1857 के बाद ब्रिटिश ने अपनी विस्तारवादी नीतियों को प्रत्यक्ष
रूप में त्याग दिया। हालांकि परिवर्तित रूप में ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार चलता रहा, जिसके कारण भारत 1947 तक ब्रिटिश का गुलाम रहा। तो काफी सटीक पॉइंट लिखे हैं इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, भारत में गैर ब्रिटिश शासन से क्या अभिप्राय है? और भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसके विरुद्ध क्या प्रतिक्रिया की? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य शासन की बुराइयों को उजागर करने में दादा भाई नौरोजी की भूमिका का मूल्यांकन करो। ये 250 वर्ष में लिखना है। उत्तर लिखती हैं रितु रानी जी। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इन इंडिया में गैर ब्रिटिश शासन का वर्णन किया, जिसका तात्पर्य भारत में शासन करने वाले अंग्रेज। दादा भाई नौरोजी का मानना था कि भारत में जो अंग्रेज है वे ब्रिटिश के अंग्रेजों के से भिन्न है, और यदि ब्रिटिश को भारत में इनके शोषण के बारे में पता चल जाए तो ब्रिटेन के अंग्रेज इनके विरुद्ध आवाज उठाएंगे। इस गैर ब्रिटिश शासन शब्द पर भारतीय राष्ट्रवादियों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी तथा स्पष्ट किया था कि भारतीय व ब्रिटेन के अंग्रेज एक ही हैं तथा भारत में जो अंग्रेज हैं उनका नियंत्रण व शासन या शासित का अधिकार ब्रिटिश के पास ही है। फिर ये कैसे संभव हो सकता है कि ब्रिटेन के अंग्रेजों को भारतीयों के शोषण की कोई खबर ही न हो। अगले पॉइंट पैराग्राफ से लिखती हैं, यदि ब्रिटिश शासन की बुराइयों को उजागर करने में दादा भाई नौरोजी का योगदान देखें तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने ही इंग्लैंड डेट टू इंडिया के माध्यम से धन की निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन के निकासन के स्रोत व मात्रा को स्पष्ट किया। यथा भारत से धन की निकासी अंग्रेज अधिकारियों के वेतन भत्ते, पेंशन, गारंटी भत्ता, लाभांश, गृह प्रभार का खर्च आदि के रूपों में होती थी, जिसके चलते 1765 से 70 के दशक में लगभग 40 लाख पाउंड धन भारत भेजा गया। दादा भाई नौरोजी के प्रयासों से ही भारत में आर्थिक चेतना व आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिसके चलते अन्य राष्ट्रवादी नेता आगे गांधी जी के आंदोलन में भी धन की निकासी का मुद्दा प्रमुख रहा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा कि कैसे टॉपर्स लिखते हैं। आप भी उनसे इंस्पायर होकर के अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे डेली आपको 10 पेज लिखने हैं, ठीक है, कम से कम, तो आपकी आंसर राइटिंग में इम्प्रूव होगा और कंटेंट लिखने में आपके अंदर एक बेहतर आइडिया विकसित होंगे। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस समय चैनल पर RO ARO प्रीलिम्स और मेंस दोनों बैच एक्टिव हैं। इनकी डिटेल के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल PCS वंडर से जुड़ना होगा। वहां पर आपको इनकी डिटेल्स अवेलेबल रहेंगी और पेमेंट करने के बाद आपको सीधे बैच से जोड़ दिया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।